नमस्कार दोस्तों, एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इसके संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है किसी एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। या ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की जो दर है, उस परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। परिभाषा देखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। तो दो परिभाषाएं मैं बताऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी एक। पहली परिभाषा है किसी निश्चित समय में होने वाली परिवर्तन की दर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी निश्चित समय में होने वाली परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि। या ये कह सकते हैं कि दो समयांतरालों के बीच किन्हीं दो समयांतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की दर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। याद रखना, दोनों सेम ही है। इसमें बताया है किसी निश्चित समय अंतराल में, कोई भी एक निश्चित समय अंतराल हो सकता है, जैसे 10 वर्ष है, तो 10 सालों में जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पे बताया दो समय अंतराल, कोई भी दो समय अंतराल हो सकते हैं। जैसे कि अपन दो समय अंतरालों की बात करें, 1901 से लेकर 1911, इन दो समय अंतरालों के बीच का समय कितना हुआ, 10 वर्ष। तो एक निश्चित समय हो गया। पहली परिभाषा में मैंने नाम लिया किसी निश्चित समय में, तो निश्चित 10 वर्ष क्या हो गए, निश्चित समय। फिर दूसरी परिभाषा में मैंने क्या नाम लिया, दो समय अंतराल, कोई भी दो समय अंतराल हो सकते हैं, एक 1901 और एक 1911। तो इन दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की जो दर है, उस परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। एक तो ये परिभाषा हुई। फिर आपको याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि को सदैव किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो आपको नेक्स्ट बात याद रखना है, जनसंख्या वृद्धि को सदैव क्या किया जाता है, प्रतिशत में दर्शाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को सदैव किसमें दर्शाया जाता है, प्रतिशत में। यानी जो जनसंख्या वृद्धि होगी, उस जनसंख्या वृद्धि को हमेशा हम किसमें दर्शाएंगे, प्रतिशत में दर्शाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है, भारत की
दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64% तो देखो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को किसमें दर्शाया, प्रतिशत में क्या किया गया, दर्शाया। तो एक चीज आपको क्या याद रखनी है, जनसंख्या वृद्धि को सदैव किसमें दर्शाया जाता है, प्रतिशत में दर्शाया जाता है। तीसरी बात, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में आपको क्या याद रखनी है, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक से तात्पर्य क्या है, अगर किसी वर्ष में किसी दशक में जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, अर्थात वहां पे जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी। और अगर किसी वर्ष या किसी दशक में जनसंख्या में क्या होती है, कमी होती है, तो आप क्या कहेंगे, उस दशक या उस वर्ष में जनसंख्या में ऋणात्मक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो देखो जनसंख्या वृद्धि वाला टॉपिक अच्छा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है। परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे किसी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की जो दर है, उस परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दूसरी परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि किन्हीं दो समयांतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की जो दर है, उस परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए, जनसंख्या वृद्धि को सदैव या हमेशा किसमें दर्शाया जाता है, प्रतिशत में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये कहेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को दो प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से, अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को एक तो निरपेक्ष वृद्धि के रूप में और दूसरा अपन वार्षिक वृद्धि के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो देखो जनसंख्या वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है, इसमें जनसंख्या वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को जनसंख्या वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। वो दो रूप कौन से हैं, पहला आप कह सकते हैं निरपेक्ष वृद्धि, जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि, और दूसरा रूप आप क्या कह सकते हैं, वार्षिक वृद्धि। कौन सी वृद्धि, वार्षिक वृद्धि, अर्थात इसको आप सापेक्षिक वृद्धि के रूप में भी जान सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम मुख्य रूप से दो रूपों में उन्हें व्यक्त करते हैं, एक जनसंख्या में होने वाली निरपेक्ष वृद्धि और एक जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि के रूप में उन्हें क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि को किस रूप में प्राप्त किया जाता है, आप ये कह सकते हैं विगत जनगणना वर्ष में, विगत जनगणना वर्ष में से वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या को घटाकर हम निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, निरपेक्ष वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि का क्या करना है,
पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, विगत जो जनगणना वर्ष है, विगत जनगणना वर्ष का मतलब अपन कह सकते हैं जैसे 2001 की जनगणना, विगत जनगणना वर्ष में से वर्तमान जो जनगणना वर्ष, वर्तमान जनगणना वर्ष कौन सा है, 2011 का चल रहा है। तो विगत जनगणना वर्ष में से वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या को घटाकर हम निरपेक्ष वृद्धि क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन कहें 2001 की जनगणना में जनसंख्या थी 102.8 करोड़ और 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या है 121.01 करोड़। अब इस विगत जनगणना वर्ष में से वर्तमान जनगणना वर्ष को घटाने पर हमें जो जनसंख्या प्राप्त होगी वो जनसंख्या किस रूप में प्राप्त होगी, निरपेक्ष वृद्धि के रूप में हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये तो होती है आपकी निरपेक्ष वृद्धि। दूसरी अगर अपन बात करें वार्षिक वृद्धि की बात करें तो इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। प्रतिवर्ष हर वर्ष यानी वार्षिक जो वृद्धि है इसका अध्ययन हम प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में करते हैं। और जैसे कि अपन बात करें प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि दर का अर्थ है दिए गए किसी वर्ष की मूल जो जनसंख्या है उसमें 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अर्थात वार्षिक वृद्धि को हमेशा प्रतिशत में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे ये माने कि 2% की वार्षिक वृद्धि हुई है, 2% की वार्षिक वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जैसे 2 वर्ष की वार्षिक वृद्धि हुई है तो जिस वर्ष में 2% की वार्षिक वृद्धि हुई है उसको अपन इस रूप में समझ सकते हैं कि 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस रूप में वार्षिक वृद्धि को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो देखो निरपेक्ष वृद्धि और वार्षिक वृद्धि की बात करें तो आपसे ये कहे कि भारत में निरपेक्ष वृद्धि का प्रतिशत कितना है तो आप कहेंगे 17.64%। या दशकीय वृद्धि दर, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत है 17.64%। और आपको क्वेश्चन पूछा जाए भारत की वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिशत कितना है तो आप कहेंगे 1.64%। ये जो है ये वार्षिक है, 2011 की जनगणना के अनुसार है और ये भी दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 17.64 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 1.64% है। अब नेक्स्ट देखो अपन क्या देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को कौन कौन से घटक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक आप पूछ सकते हैं आपसे कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक। जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक हैं, एक है जन्म दर, एक है मृत्यु दर और एक है प्रवास। ये जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख क्या है, घटक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है और प्रवास क्या है। तो देखो ये कहें कि जन्म दर से तात्पर्य है प्रतिवर्ष, जन्म दर से तात्पर्य क्या है, प्रतिवर्ष, यानी एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का क्या होता है, जन्म होता है, यानी प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों में 1000 व्यक्तियों में जीवित 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म
लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जन्म दर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रतिवर्ष एक वर्ष में 1000 लोगों में से जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की जो संख्या होगी उस संख्या को क्या कहा जाएगा? जन्म दर। और ये जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख क्या है? घटक है। अर्थात अगर किसी देश में जन्म दर क्या होगी? अधिक होगी, तो उस देश में जनसंख्या वृद्धि भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक बताया गया है, क्योंकि भारत में हमेशा जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से क्या रही है? अधिक रही है, और जिसके कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो क्या कहेंगे? जन्म दर जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक है, और भारत में जन्म दर मृत्यु दर से क्या रही है? अधिक रही है। दूसरी बात करें अपन मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर किसे कहा जाता है? वही बात कहेंगे, प्रतिवर्ष एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर। तो आप कह सकते हैं प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य क्या रहा है? कारण। देखो, जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर में कमी आना किसका मुख्य कारण है? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। और भारत में स्थिति यही है कि भारत में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है? कम, जिसके कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या हुई है? बढ़ी है। इसके बाद में हम बात करें प्रवास की। प्रवास से तात्पर्य क्या है? प्रवास से तात्पर्य है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अर्थात जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोग क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। और जिस स्थान पे लोग पहुंचते हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गंतव्य स्थल के नाम से। यानी कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र से जा रहा है उस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाएगा? उद्गम स्थल। और जिस स्थान पर पहुंच रहा है उस स्थान को क्या नाम दिया जाएगा? गंतव्य स्थल। उद्गम स्थल पर जनसंख्या में क्या होगी? कमी। जनसंख्या में कमी। और गंतव्य स्थल पर जनसंख्या में वृद्धि होगी। गंतव्य स्थल पर जनसंख्या में क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी। प्रवास जो है वो गांव से गांव हो सकता है, गांव से शहर हो सकता है, शहर से दूसरे शहर हो सकता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में प्रवास हो सकता है। अर्थात प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय प्रवास और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास से तात्पर्य ये होता है कि अपने ही देश के भीतर होने वाला जो प्रवास है उस प्रवास को राष्ट्रीय प्रवास के नाम से जाना जाता है, और अपने देश से बाहर एक देश से दूसरे देश में होने वाला जो प्रवास होता है उस प्रवास को किस रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय प्रवास के द्वारा जनसंख्या में, उस देश की जनसंख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि उस देश के जनसंख्या वितरण को वो जरूर क्या करता है? प्रभावित करता है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है उस प्रवास से
उस देश की जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। या तो जनसंख्या बढ़ेगी या जनसंख्या घटेगी। अर्थात अगर किसी देश से लोगों का प्रवास दूसरे देश में अधिक हो रहा है तो उस देश में जनसंख्या में कमी आएगी, और अगर किसी देश में दूसरे देश से लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादा प्रवासित हो रहे आ रहे हैं, तो उस देश में जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये 3 जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख क्या थे, घटक थे। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।